गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड जिसमें ये पेपर लगता है, उसमें फर्स्ट यूनिट में प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। तो आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है और इन्होंने ये न्याय क्यों दिया है। इन सारी चीज़ों का इससे पहले क्या प्रचलन में था और प्लेटो का न्याय है वो इससे पूर्व प्रचलित न्यायों का न्याय जो थे उनसे किस तरह से अलग है और वर्तमान में इस न्याय की क्या प्रासंगिकता है। इन समस्त चीज़ों का अध्ययन आज हम इस टॉपिक में करेंगे। शुरू करते हैं चलिए कि न्याय का सिद्धांत प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसका पता इससे चलता है कि इन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का वैकल्पिक न्याय ही न्याय से संबंधित रखा है, यानी कंसर्निंग जस्टिस। कि जो न्याय सिद्धांत है वो वास्तव में प्लेटो का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक, जिसकी बदौलत आज तक भी ये ग्रंथ है वो वैज्ञानिकों के लिए सही या गलत के विषय में लेकर के बहुत सारे मतभेद है कि इनमें रखी गई बातें सही है या गलत है। इसके अपने अपने पक्ष है और अपने अपने विपक्ष है। तो इसमें इन्होंने एक कंप्लीट चैप्टर यानी एक पूरा का पूरा इसका जो मुख्य बिंदु है वो न्याय तक ही सीमित रखा है। और इन्होंने यहाँ तक ही कहा है कि रिपब्लिक का जो दूसरा नाम है वो कंसर्निंग जस्टिस रखा जा सकता है, यानी न्याय से संबंधित रखा जा सकता है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य, क्योंकि प्लेटो ने रिपब्लिक में अपने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जिसकी बदौलत हमें पता चलता है कि प्लेटो क्या चाहता था, किस तरह की व्यवस्था डेवलप करना चाहते थे प्लेटो। तो उसका जो आदर्श राज्य, जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना प्लेटो के द्वारा इस रिपब्लिक नामक पुस्तक में की गई है, उसका मुख्य आधार न्याय ही है। अब कुछ लोग जो क्या कहते हैं न्याय के बारे में कि रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में, और न्याय वह सूत्र जो राज्य को बांधे रखता है। शेबाइन की यह टिप्पणी है कि रिपब्लिक में जो भी है, मतलब रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा है वो न्याय संबंधी सिद्धांत में है, और न्याय वह सूत्र जो पूरे राज्य को बांधे रखता है। अगली गेटेल क्या कहते हैं कि न्याय की धारणा प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की पराकाष्ठा है, कि न्याय की जो धारणा इस पुस्तक में दी गई है वो प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की पराकाष्ठा है। अब प्लेटो के अनुसार न्याय है क्या? भाई, न्याय का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है, यानी हर एक व्यक्ति को वो चीज़ मिलनी चाहिए जो उसको प्राप्य है। प्राप्य क्या होता है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता और शिक्षा दीक्षा के अनुरूप व्यवहार का पात्र समझा जाए। कि प्लेटो ये मानता है कि हर एक व्यक्ति को, मतलब जो उसकी, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो न्याय का अर्थ है कि समाज में हर व्यक्ति को उसके हक की चीज़ें, जिसका जितना योग्यता और क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें मिलनी चाहिए। अब न्याय संबंधी विभिन्न सिद्धांत, चूँकि प्लेटो आज से बहुत पहले हुए थे और उस टाइम जब एथेंस या यूनान, जो तात्कालिक यूनान था, उस यूनान में उस समय और भी बहुत सारे न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे, और उन समस्त न्याय सिद्धांतों के बारे में भी प्लेटो ने चर्चा की है। प्लेटो ने प्रत्येक एक का लॉजिकली काट करके उन्होंने तर्क सहित उनकी बात को काट करके अपना न्याय सिद्धांत दिया है। तो हम पहले उन न्याय सिद्धांत का अध्ययन कर लेते हैं जिनकी बात प्लेटो करता है या उस समय जो प्रचलित थे। कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत संबंधी सिद्धांत देने से पूर्व तात्कालिक प्रचलित न्याय सिद्धांतों का खंडन करता है। महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, पहली बात, अगर कोई इंसान अगर प्लेटो का न्याय पढ़ रहा है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हम प्लेटो का न्याय क्यों पढ़ें। यानी तो उस वक्त प्लेटो ये कहता है कि उस वक्त जो प्रचलित न्याय थे जितने भी, उन समस्त न्याय में कोई न कोई कमी थी या न्याय के एक अधूरे स्वरूप को देखा गया था। उन लोगों ने जो न्याय का स्वरूप देखा था वो अधूरा था, जिसमें न्याय की परिभाषाएं गलत दी गई थी। और वो अपने तर्कों से इस बात को साबित करता है कि वास्तव में न्याय जो है वो उस वक्त का प्रचलित न्याय गलत था और जो मैं न्याय सिद्धांत दे रहा हूँ वो सही है। तो पहला, उस टाइम में मुख्यतः 3 प्रचलित न्याय सिद्धांत है, जिसमें से पहला ये है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत या शेफेल्स का सिद्धांत। यानी इसको परंपरावादी को शेफेल्स ने दिया है और इसका पुत्र पोलेमार्क्स, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। अब शेफेल्स ने क्या कहा है? शेफेल्स का मानना है कि अपने वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है। 2 चीज़ें शेफेल्स मानते हैं। पहली कि अपनी जो कही गई बात और अपने काम में व्यक्ति जो सच्चा होगा, और मनुष्य देव ऋण और नर ऋण
ये दो ऋण है, इनको चुका देना ही न्याय है। अब सेफेल्स ये बात कही तो उस वक्त बहुत सारी इससे संबंधित बातें निकली। वक्तव्य और कार्यों की परिभाषाएं पूछी गई, देवताओं और मनुष्यों के प्रति व्यक्ति के क्या क्या उत्तरदायित्व है उन सबको पूछे गए, तो वो छोड़ करके चले गए। मतलब उन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया सेफेल्स ने। इसके बाद में मोर्चा संभाला इनके पुत्र पॉलीमार्क्स ने। तो पॉलीमार्क्स है वो इनका प्रतिनिधित्व करता है और कहता है कि मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है, और यह एक कला है। भी वो ये मान के चलता है कि न्याय एक कला है और उस कला में आपको अपने मित्रों की भलाई करनी है और शत्रुओं की बुराई करनी है। जो व्यक्ति मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई करने में सफल हो जाता है वही सच्चा न्याय है। अब प्लेटो इनका खंडन करता है, क्या कहते हैं कि न्याय कला नहीं है, पहली बात, क्योंकि इन्होंने बोला कि न्याय कला है। जो पॉलीमार्क्स ने कहा है कि न्याय कला है, तो इसका प्लेटो बोलते न्याय कला नहीं है, क्योंकि कला में भलाई और बुराई दोनों गुण निहित है। क्योंकि हर एक कला का अच्छा पक्ष भी होता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे डॉक्टर के पास अगर कोई एक व्यक्ति आता है तो वो उसको स्वस्थ भी कर सकता है और उसको बीमार भी कर सकता है, तो डॉक्टर की कला है। तो अगर इस तरह से न्याय को कला मान लिया जाए, यानी अच्छाई और भलाई करना ही मान लिया जाए, तो इसके मूल स्वरूप की हत्या हो जाएगी और न्याय तो बचेगा ही नहीं, पहली चीज़। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कला होती है तो इसका आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे। प्लेटो ये कहता है कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि इसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अगर न्याय को कला मान लिया गया तो इसके मूल स्वरूप की हत्या हो जाएगी। दूसरा जो तर्क है वो कहते हैं कि मित्र और शत्रु की पहचान करना मुश्किल है। ये भी सही है भाई, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार है वो परिस्थितिजन्य होता है। आज एक व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे लगता है कि इससे नज़दीक मेरा कोई नहीं है, लेकिन कल वही व्यक्ति अगर दूसरे तरीके का व्यवहार करेगा तो आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, ये व्यक्ति जो मेरा दोस्त है कि मेरा शत्रु है। यानी आप आइडेंटिफाइड कैसे करोगे, क्योंकि व्यक्ति वास्तव में परिस्थितियों का मोहरा है जो डिसाइड करता है कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, क्योंकि व्यवहार है वो तात्कालीन परिस्थितियों में होता है। इसलिए मित्र और शत्रु की पहचान करना सच में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा कि भलाई करना तो सही, पर किसी की बुराई करना न्याय का उद्देश्य नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण चीज़ कि इन्होंने जब पॉलीमार्क्स ने कहा है कि मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई करना ही न्याय है, तो प्लेटो कहते हैं कि ठीक है, भलाई करने तक तो सही है, लेकिन न्याय का उद्देश्य कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। न्याय हमेशा सकारात्मकता की तरफ सोचता है। तो अगर न्याय बुराई पे आ जाए तो फिर न्याय ही नहीं बचेगा। जो ऊपर जिसकी चर्चा की गई है कि इसमें न्याय के मूल स्वरूप की हत्या हो जाएगी। अगर न्याय बुराई की तरफ बढ़ जाएगा तो फिर व्यक्ति न्याय की उम्मीद में क्यों कहीं जाएगा। तो इसलिए न्याय का उद्देश्य कभी भी किसी की बुराई करना नहीं हो सकता। फिर चौथा इन्होंने कहा है कि परंपरावादियों के अनुसार न्याय देश काल और परिस्थितियों से बदलता रहता है, जबकि न्याय तो सर्वकालिक और सार्वभौम होता है। तो क्योंकि परंपरावादी सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं सेफेल्स और पॉलीमार्क्स का, तो इन लोगों ने क्या कहा है कि न्याय है वो हर परिस्थितियों में, हर देश काल और परिस्थिति में बदल जाता है। इनका ये मानना है परंपरावादियों का। जबकि सच्चाई ये है कि न्याय तो सार्वकालिक और सार्वभौमिक होता है, क्योंकि युगों युगों के न्याय का इतिहास जो उदाहरण है वो आज तक भी दिया जाता है। अगर देश काल और परिस्थिति के हिसाब से न्याय बदलता है, क्योंकि अपराध अपराध रहता है, वो चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, अपराध अपराध रहेगा, भलाई भलाई रहेगी। तो न्याय ऑब्वियस सी बात है कि आज भी अगर किसी भी टाइम में, मान लीजिए कि अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट है, 1947 में उसने कोई, जैसे 1951 में उन्होंने, मान लीजिए कि 1951 में उन्होंने कोई एक डिसीजन दिया है, तो आज भी वो डिसीजन माइलस्टोन है। सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय आज भी उसी तरीके से अप्लाई किया जाएगा। उसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि वो निर्णय उस वक्त का था, क्योंकि न्याय का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि न्याय आज भी ऐसा ही है और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन तर्कों के आधार पर प्लेटो है वो जो न्याय का परंपरावादी सिद्धांत है उसका खंडन करता है। अब दूसरा है न्याय की उग्रवादी विचारधारा या थ्रेसिमैक्स का सिद्धांत, क्योंकि उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व है वो थ्रेसिमैक्स करते हैं। तो थ्रेसिमैक्स के न्याय के सिद्धांत में दो बातें निहितार्थ है। पहला वो कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है, और दूसरा अन्याय करना न्याय करने से ज़्यादा अच्छा है। अब इनका प्लेटो इन दोनों बातों का खंडन करता है कि पहली मान्यता कि शासक अपने हित में कार्य करता है और उसका जन समुदाय से कोई सरोकार नहीं होता, प्लेटो इसका खंडन करता है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला और शासक एक कलाकार है, और कला पदार्थों के दोषों को दूर करती है, नहीं कि कलाकार की स्वार्थ सिद्धि। अब देखिए, जैसे पहली बात इन्होंने कही न्याय शक्तिशाली का हित है,
तो थ्रेसिमैक्स के अनुसार न्याय का तात्पर्य इतना हो गया कि जो व्यक्ति सत्ता में है और जो व्यक्ति पावरफुल है वो अपने अकॉर्डिंग न्याय करेगा। तो प्लेटो इस बात को खंडन करता है, क्योंकि ये प्लेटो शासक और शासित दो भागों में बांटता है। तो वो कहता है कि अगर शासकों का ही हित न्याय हो गया तो फिर न्याय तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है, जैसे पहले इन्होंने कहा है कि भी न्याय शक्तिशाली का हित है। तो न्याय शक्तिशाली का हित कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हर एक शासक है वो अपने हित की तरफ अपने ही हित देखे और उसका जन समुदाय से कोई सरोकार न हो, क्योंकि हर एक शासक को अपनी वैधता स्थापित करनी पड़ती है। बगैर वैधता के कोई शासक टिका हुआ नहीं रह सकता। तो उसी वैधता के चलते हुए हर एक शासक का जन समुदाय से सरोकार होता है। दूसरी बात, प्लेटो कहते हैं कि शासन वास्तव में एक कला है और शासन करने वाले कलाकार, और कला कभी किसी व्यक्ति में दोष नहीं डालती, वो उनके दोषों को दूर करके उनमें गुण भरती है। और कला हमेशा कला तक ही सीमित रहती है, वो कलाकार की स्वार्थ सिद्धि तक नहीं पहुंचती है। अब दूसरा कि उन्होंने दूसरा जो टॉपिक अपना, अन्याय करना न्याय करने से ज़्यादा अच्छा है। तो प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना एक निश्चित कार्य और गुण धर्म होता है। भला जैसे आँख का काम है देखना, मुंह का काम है खाना, कानों का काम है सुनना, हर एक वस्तु का अपना निश्चित कार्य और गुण धर्म होता है। उसी प्रकार आत्मा का गुण धर्म है वो न्याय है। अगर वो उससे विमुख हो जाएगी तो स्वस्थ नहीं रहेगी, इसलिए अन्यायी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। महत्वपूर्ण चीज़ है। प्लेटो कहते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति हो जाए, मान लीजिए हर एक व्यक्ति का अपना गुण धर्म है और व्यक्ति की आत्मा को काम के लिए इजाज़त नहीं देती है तो वो किसी भी तरीके से स्वस्थ, क्योंकि अन्याय करना न्याय करने से अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अन्याय करने का मतलब करने वाले व्यक्ति को पता है मैं अन्याय कर रहा हूँ, उसकी आत्मा कचौटी जाएगी, और अगर आत्मा कचौटी जाएगी तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि वो आंतरिक रूप से वो व्यक्ति सड़ना शुरू हो जाएगा और वो कभी सुखी तो किसी सूरत में ही नहीं रह सकता। तो इसलिए दूसरी बात भी गलत है कि अन्याय करना न्याय करने से बेहतर है। प्लेटो इन आधार पर खंडन करता है। अब तीसरा है न्याय का व्यवहारवादी या यथार्थवादी सिद्धांत। इनके प्रतिपादक जो है वो है ग्लूकोन, यानी इस सिद्धांत को व्यवहारवादी या यथार्थवादी दोनों इसके नाम है और इनको देने वाले हैं ग्लूकोन। ये क्या कहते हैं, इनका मानना है कि न्याय शक्तिशाली का नहीं है अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित है, यानी न्याय भय का शिशु है। ये कहीं न कहीं सामाजिक समझौते के आसपास जाकर के टिकते हैं। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो भी इसी से प्रेरित लगता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि ऊपर इन्होंने कहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। भी अगर अपन इनकी बात करें, जैसे थ्रेसिमैक्स क्या कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। थ्रेसिमैक्स है वो कहते हैं कि न्याय है वो शक्तिशाली का हित है, जबकि अगर हम ग्लूकोन तक आते हैं, मामला ग्लूकोन तक आते और इस बात में तब्दील हो जाता है कि ग्लूकोन क्या कहते हैं, यहाँ देखिएगा, इनका मानना है कि न्याय शक्तिशाली का नहीं अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित है। तो दो विरोधाभासी बातें हैं वो यहाँ पर हो रही है। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि न्याय भय का शिशु है। तो इनके अनुसार न्याय का जन्म शक्तिशालियों की स्वार्थ आकांक्षाओं से दुर्बल व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए हुआ जाता है। न्याय कृत्रिम वस्तु है और भय की संतान है। दो चीज़ें इन्होंने कहा है। भाई ये मान के चलते हैं कि न्याय का जो उद्देश्य है वो क्या है। पहली चीज़ कि कुछ लोगों ने मिल करके, जिस तरह से सामाजिक समझौते में हॉब्स बात करते हैं कि कुछ लोगों ने मिल करके अपने हितों की रक्षा के लिए शक्तिशालियों के साथ समझौता कर लिया। ठीक उसी तरह से बात करते हैं कि दुर्बल व्यक्तियों ने मिल करके सबल व्यक्तियों से रक्षा के लिए न्याय का जन्म हुआ है। इसलिए न्याय है वो कोई बाह्य वस्तु नहीं, कृत्रिम वस्तु है, बाह्य और कृत्रिम वस्तु है, और ये भय की संतान है। कुछ लोगों में भय पैदा हुआ कि हमारा क्या होगा, उनके बदौलत न्याय की उत्पत्ति हुई है। अब प्लेटो इनका भी खंडन करता है। प्लेटो क्या कहता है कि न्याय कोई बाह्य वस्तु न होकर मानव आत्मा का आंतरिक गुण, क्योंकि कृत्रिम नहीं है जबकि प्राकृतिक है। पहली चीज़, न्याय प्राकृतिक चीज़ है, क्योंकि हर एक आदमी अपने आत्मिक रूप से न्यायिक प्रिय होता है और वो वहीं पर ध्यान देता है हमेशा। उसको बाह्य, और चूँकि आत्मिक है तो इसलिए आंतरिक मसला हो गया, आत्मिक के साथ आंतरिक गुण जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा का मसला है। और न्याय अंतरात्मा की एक ऐसी आवाज़ है जो सबके हित में है, किसी के विरोध में नहीं, क्योंकि न्याय का उद्देश्य ही सर्वहित होता है। वो कभी इस तरह से सोचता भी नहीं है कि हम इस तरीके से बात या इस तरीके की सोचें कि जिससे किसी का विरोध हो। न्याय हमेशा सबके हित की और सर्वमान्यता की बात करते हैं। तो ये जो बात इन्होंने कही है
जैसे ग्लूकोन की बात है कि न्याय है वो कृत्रिम वस्तु है, तो प्लेटो इनका खंडन करता है कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है और बाह्य न करके आंतरिक है, क्योंकि आत्मा का मसला है और भय से कभी नहीं होता, क्योंकि भय की बदौलत न्याय नहीं अन्याय होगा। तो इसलिए न्याय और अंतरात्मा की आवाज़ है जो किसी के विरोध में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ग्लूकोन का क्या कहना है, ग्लूकोन ये मानते हैं कि ये शक्तिशाली लोगों के विरोध में दुर्बल लोगों ने मिल करके इसका न्याय की उत्पत्ति की है, जबकि न्याय किसी के विरोध में नहीं बल्कि सबके हित में होती है। तो इस तरह से प्लेटो है वो तात्कालिक जितनी भी परिस्थितियाँ उन समस्त चीज़ों का वो सब चीज़ों का खंडन करके और फिर अपना खुद का न्याय सिद्धांत देते हैं। अगले लेसन में या अगले यूट्यूब वीडियो में अपन प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस तरह से देता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं। इसलिए और अधिक से अधिक अपने जितने भी साथी हैं जो भी ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और अपने समस्त साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।